हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप? तो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक टॉपिक का रिवीजन, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, आपको पता है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म डू एस्पिरेशन? ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन क्यों करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी लाइफ की एक्टिविटी को चलाने के लिए एनर्जी पर डिपेंड होता है। और वो एनर्जी आती कहां से है? फूड को ब्रेक करके। तो उस फूड को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आपने टू टाइप के रेस्पिरेशंस पढ़े होंगे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एयर की अब्सेंस में होता है। दैट मींस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की हेडिंग तो डाले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेस्पिरेशन एनिमल में नहीं होता, ये रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होता है, रेस्पिरेशन एनिमल में भी होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको एनर्जी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है रेस्पिरेशन से। तो चलिए हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? तो देखिए, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कोई ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट ले सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटीन ले सकता है, या फिर फैट। जरा देखिए, सबसे पहले हमने आपके सामने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को रखा हुआ है। इसका मतलब आपको पता है ग्लूकोज तो मेजर कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मेजर कंपोनेंट है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मदद से एनर्जी बनाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स कभी कभी प्रोटीन का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हम अपनी ही बात क्यों करें, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी लेते हैं, है ना? और क्या प्रोटीन के अलावा हम एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसको हम फैट कहते हैं, हम फैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का इस्तेमाल करके किस तरह से एनर्जी बनाई जाती है। जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आपको पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उस सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है। अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो उस सेल जो है वो कवर होती है एक सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर ना? ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। जितने के जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। आपको पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ सेल ऑर्गेनेल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। व्हाट वी कॉल्ड इट? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा है इट इज द मेन एरिना फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो इसी साइटोप्लाज्म पर ही तो होती हैं। तो हम यहां पर उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें से हम एक सेलुलर एक्टिविटीज की बात करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। व्हाट वी कॉल्ड इट? आपको पता चल गया होगा, हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। देखिए, ग्लाइकोस मींस होता है सुगर, सुगर मींस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और लिसिस मींस ब्रेक डाउन। दैट मींस वी विल डू द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और बताओ ये प्रोसेस कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है।
इस प्रोसेस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के बताया था, गैस्टो एम्बेडेन, ऑटो मेयर हैप एंड जे पार्नस ने बताया था। इसी वजह से इनके नाम पर हम इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ भाई? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं इसको। तो ग्लाइकोलिसिस इज व्हाट? ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। अगला क्वेश्चन आप बताना, ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोस मींस शुगर, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, दैट मींस यहां पर हम शुगर का ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन होते हैं, वो 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ये कहां पर प्रोसेस होता है? साइटोप्लाज्म में। देखिए, जब कभी भी आप कंबस्शन की रिएक्शन पढ़ते हैं तो कंबस्शन में आपको पता है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। तो फिर हम फूड को ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? एनर्जी ना। ठीक है, इसका मतलब हम एक टाइप से कंबस्शन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट कंबस्शन है? क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? डू यू नो कंबस्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोड ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन अगर है तो वो कंबस्शन है। क्लियर है? तो क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? आप कहेंगे कैसे पता करेंगे सर? हमने कहा अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता फाइनली, तो आप कह देते ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या कहीं पर वाटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नो डाउट, जब हम स्टेप वाइज देखेंगे तब हमको दिख सकता है। क्लियर है? लेकिन यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ये 10 स्टेप की चेन रिएक्शन होती है। कितने स्टेप की चेन रिएक्शन होती है? दिस इज द 10 स्टेप चेन रिएक्शन। दिस ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर? इसको और हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट के नाम पर ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, अब आपको सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस पर जाते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप है, इस पे क्या होता है? ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है। आपको ये पता चलना चाहिए यहां पर भी ग्लूकोज है, यहां पर भी ग्लूकोज है, लेकिन एक एडिशनल चीज जो आपको यहां पर देखने मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है? 6 पोजीशन पर लगा हुआ फॉस्फेट। क्या दिख रहा है? 6 पोजीशन पर लगा हुआ फॉस्फेट। आपको पता है ये फॉस्फेट कहां से आया होगा? मैंने आपको बताया था, जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में फॉस्फेट ऐड हो जाता है, इसका मतलब एटीपी ने अपना फॉस्फेट रिलीज किया होगा, मतलब यहां पर एटीपी का इस्तेमाल हुआ होगा। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस स्टेप को भी ध्यान से देखना, ये सिर्फ सिंगल एरो वाला स्टेप है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्टेप है। ठीक है? इसको इरिवर्सिबल स्टेप कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में जो 10 स्टेप की चेन रिएक्शन होती है, उसमें सिर्फ 3 स्टेप ही जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बाकी के बाकी जितने भी स्टेप बचते हैं वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं। दोनों डायरेक्शन में होना, इसका मतलब अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि एम्फोइबोलिक पाथवे से क्या लेना देना है। ठीक है? जरा समझते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया कि ग्लूकोज जो होता है इरिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फॉस्फेट कहां से आया होगा? एटीपी से आया होगा। किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। अब काइनेज टर्म क्यों इस्तेमाल दिया है? काइनेज टर्म का इस्तेमाल हमने यहां पर इसलिए किया है क्योंकि यहां पर ये देखो, एक हो गया एटीपी का इस्तेमाल। एटीपी का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसने अपने 3 फॉस्फेट रखे थे। 3 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट किसको मिला? ग्लूकोज को मिला। जैसे ही ग्लूकोज को ये एक फॉस्फेट मिल गया तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और ये देखो एडीपी का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अच्छा बताओ, किसी को एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलने से दौड़ने लगेगा ना। आपको पता है दौड़ने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। इसी तरह ये रिलेशन हो गया, ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट।
इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना। बाकी एंजाइम हम बताएंगे, और एंजाइम लिखे नहीं हुए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज पर फोकस करना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इस पर एक एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से इसको एक काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो हम याद रखेंगे क्या, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज के पास भी 6 कार्बन है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास भी 6 कार्बन है, ठीक है। हेक्सो मतलब 6 होता, काइनेज मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, क्लियर। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो अगला स्टेप आया है आपके सामने, ये कैसा है जल्दी से बताओ। ये अगला स्टेप आपको रिवर्सिबल दिखाई दे रहा। रिवर्सिबल का सीधा मतलब है ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। जब कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का यही नाम है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है यहां पर कौन से एंजाइम का इस्तेमाल होगा। जल्दी से बताओ भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होने में किस एंजाइम का इस्तेमाल हुआ। द एंजाइम इज आइसोमेरेज, बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आर आइसोमर टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज ने क्या किया, एटीपी लिया, ग्लूकोज ने एटीपी लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने कहा मैं एटीपी क्यों नहीं लूंगा, जब ग्लूकोज ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। आपको पता है भाई भाई बड़ा कंपटीशन करते हैं, आया समझ में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कहा मैं भी एटीपी लूंगा, इसने एक एटीपी लिया। तो अब क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने एक एटीपी लिया, ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पर। इसका मतलब फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पर, और 6 पर तो पहले से ही लगा था फॉस्फेट। तो अब अगर फ्रक्टोज के फर्स्ट और 6 दोनों ही पोजीशन पर लग जाएगा फॉस्फेट, तो इसको हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहां पर एक एटीपी का इस्तेमाल हो चुका है। तो अभी तक अगर हम टोटल काउंट करें तो टोटल कितने एटीपी का इस्तेमाल हो चुका है, तो टोटल 2 एटीपी अब तक यूज्ड हो चुकी है। अभी तक ग्लाइकोलिसिस में कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, केवल 2 एटीपी का इस्तेमाल जरूर हम कर चुके हैं। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सॉरी यहां पर एक बात फिर से, यहां पर देखिए मैंने कहा यहां पर एटीपी का इस्तेमाल किया है, एटीपी का इस्तेमाल किया है, एडीपी बना है। यहां पर इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को मिल गई काइनेटिक एनर्जी, मतलब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। एंजाइम का नाम क्या है, काइनेज। देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो काइनेज टर्म याद रखना, यहां पर जहां पर एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर काइनेज टर्म आ रहा है, ठीक है। इस बात को याद रखना होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बनता है, 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, बाकी तो यहां से सब 6 कार्बन का चल रहा था। 6 कार्बन का ग्लूकोज भी था, 6 कार्बन का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसे 6 कार्बन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास थे, 6 फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के पास भी 6 कार्बन थे। अब क्या होगा आगे, अब तो 3 कार्बन हैं, तो इसका मतलब 3 कार्बन कहीं और छिपे होंगे। आपको ये स्टेप याद होगा, इसका एक आइसोमर भी होता है, उसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो भी 3 कार्बन रखता है। तो जरा देख लीजिए यहां पर, ये देखिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो 3 कार्बन इसके पास भी हैं और 3 कार्बन इसके पास भी हैं। टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब पता है क्या है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। आपको पता है 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आपको पता है जब एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो बताओ कौन सा प्रोसेस है, व्हेन एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एसिड, then this process is known as what, this process is known as oxidation। ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन जानते होगे, लेकिन मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन वो स्टेप है यहां पर जहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा होगा। तो फिर ये हाइड्रोजन अगर रिलीज हो रहा है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन है, तो इस हाइड्रोजन का कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर रहा होगा। यस,
ये जो रिलीज होने वाला हाइड्रोजन है इसको यही साइटोप्लाज्म में टहलता हुआ Na+ पकड़ लेगा, और जब Na+ और हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, NaDH2 बन जाएगा। तो जैसे ही ये 3PgAl जैसे किसमें कन्वर्ट होगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, जल्दी से बताओ, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट होगा। तो क्या रिलीज होगा, H+ को कौन पकड़ेगा, NAD+ पकड़ेगा, और क्या बना देगा, जल्दी से बताओ फटाफट, NADH2 बन जाएगा। तो यहां पर NADH2 बनेंगे। एक बात ध्यान रखना, देखो यहां पर आपको NADH2 बनता हुआ दिखाया गया है, ये देखिए यहां तक मैंने आपको बता दिया, डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ये यहां पर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, NADH2 बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में बनेगा, NAD+ की प्रेजेंस में बनेगा। एंजाइम का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्या, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। वो जो हाइड्रोजन रिलीज होगा यहां से एल्डिहाइड से, उसको पकड़ेगा कौन, NAD+ पकड़ेगा। NAD+ पकड़ करके क्या बना देगा, जल्दी से बताओ, NADH2 बना देगा। नाउ अब जरा देखना, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अभी तक 2 फॉस्फेट थे, यहां फ्रक्टोज के फर्स्ट और 6 पोजीशन पर 2 फॉस्फेट लगे थे ना, क्लियर है। यहां पर देखेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ये पकड़े हुए था, और 3PgAl में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में एक फॉस्फेट ये पकड़े हुए था, 2 फॉस्फेट थे। अब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मोल्स बनने वाले हैं, 2 मोल्स बनने वाले हैं, क्लियर। किसके, यहां पर ये 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, जल्दी से बताओ, 3 कार्बन का है ये प्रोडक्ट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर दोनों को दोनों फॉस्फेट आ गए, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट आ गए, दोनों फॉस्फेट कैप्चर हो गए। अब जरा देखना, जब हम 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ एक चीज देखने को मिलता है, बताओ कौन सा चेंज है। यहां पर नाम है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहां पर नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट कहीं गायब हो गया। इसका मतलब जहां पर फॉस्फेट गायब हो गया, मतलब ये डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो गई। तो अगर यहां का फॉस्फेट गायब हुआ तो उस फॉस्फेट को पकड़ने के लिए कोई आया होगा। इस फॉस्फेट को पकड़ने के लिए ADP तैयार बैठा था, और जैसे ही ADP आया, इस फॉस्फेट को पकड़ा जो कहां पर लगा था, फर्स्ट कार्बन पर, और क्या बना दिया, ATP बना दिया। अच्छा जल्दी से बताओ यहां पर कितने ATP बने। अब मैंने बताया 3 कार्बन का है, टोटल 6 कार्बन होते हैं, इसका मतलब इसके कितने मोल्स बने होंगे, ये 2 मोल बने होंगे। तो बताओ, 1 मोल से अगर 1 ATP बनेगा तो 2 मोल से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। 2 मोल से 2 मोल्स ATP बनेंगे, क्लियर है, 2 ATP बन गए। 1 मोल से अगर 1 ATP बनता है तो 2 मोल से 2 ATP बन जाएंगे। इस तरह से ये बन गया हमारा 3PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। सिर्फ क्या हो रहा है आपको पता है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है फॉस्फेट की, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है फॉस्फेट की। पहले थर्ड पर लगा था, अब सेकंड पर लग गया। आपको पता है डीएनए में अगर न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या हो जाता है, म्यूटेशन ना। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ म्यूटेशन टाइप का हो रहा है। एंजाइम का नाम क्या है, म्यूटेज। मैंने कहा था सिर्फ फर्स्ट एंजाइम को छोड़ करके बहुत सारे एंजाइम याद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो क्या बन गया, 2PGA बन गया, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा वो अब क्या करेगा, वाटर निकालेगा और कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और यहां पर एंजाइम, क्योंकि इनॉल बन रहा है, एंजाइम का नाम है इनोलेज। क्या नाम है, इनोलेज, क्लियर है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर 2 फॉस्फो, सेकेंड पोजीशन पर फॉस्फेट लगा था, और यहाँ पर पायरुविक एसिड में कोई भी फॉस्फेट लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब है कि एक फॉस्फेट कहीं गायब, और जो फॉस्फेट गायब होगा वो तो जल्दी से बताओ कौन आया होगा, ADP आया होगा। उसने फॉस्फेट को पकड़ के क्या बना दिया होगा, ATP
बना दिया होगा। तो ये भी स्टेप ऐसा है जहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, एटीपी का। ये देखो यहां पर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, मैंने कहा एटीपी जहां पर है वहां पर क्या काइनेज इस्तेमाल जरूर होता है। यहां पर एक्सेप्शन जरूर है, यहां पर लिखा ट्रांसफॉस्फोराइलेज लिखा हुआ है, ठीक है। बट लास्ट स्टेप में भी यहां पर पायरुविक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में क्या हुआ, एटीपी बन गया। क्योंकि ये सारी दो दो मोल की कहानी चल रही है, तो यहां पर भी कितने एटीपी बन जाएंगे बताओ, 2 एटीपी ये बन गए और 2 एटीपी ये भी बन गए। टोटल एटीपी कितने बने जल्दी से बताओ फटाफट। तो अभी तक हमने क्या देखा देखते हैं। हमने देखा था जब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब एक एटीपी का इस्तेमाल हो रहा था। और इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद आपको पता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब भी एक एटीपी का इस्तेमाल हुआ था। तो टोटल यूज्ड एटीपी कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम बताते हैं कितने एटीपी बने जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, तो वहां पर हमें कितने एटीपी मिले थे, एक एटीपी मिला था। लेकिन मैंने बताया था पीजीएल के बाद सब 2-2 मोल्स की कहानी चल रही थी। कितने मोल्स की, सब 2-2 मोल्स थे। तो इसका मतलब हमें कितना एटीपी मिला था, 2 एटीपी मिला था। एक एटीपी और कहां पर मिला था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जब 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ था, किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो यहां पर भी एडीपी आया था। और एडीपी ने किसको पकड़ा था, फास्फोरस को, क्या बना दिया था, एटीपी। क्योंकि ये 2 मोल्स की कहानी चल रही थी। कितने मोल्स की, 2 मोल्स की। तो टोटल कितनी एटीपी बने, 2 यहां पर बन गए। तो टोटल जो हमें एटीपी ऑब्टेन्ड हुए वो कितने एटीपी बन गए, 4 एटीपी बन गए। यहां पर हम डायरेक्ट एटीपी की बात कर रहे हैं और 2 एटीपी यूज्ड हो गए। बताओ तो नंबर ऑफ गेन एटीपी कितना हुआ, नंबर ऑफ गेन एटीपी विल बी 4 और नंबर ऑफ यूज्ड एटीपी विल बी 2। तो आप बता सकते हैं नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है। अगर हम बात करते हैं नेट गेन की एटीपी की बात करते हैं, तो 4 हमने बनाया, 2 यूज कर लिया, तो कितने एटीपी का इस्तेमाल नेट गेन हुआ ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन एटीपी का कितना हुआ, 2 हुआ है। ध्यान रखना मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, ये यहां पर ये जो 3PgAl से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, यहां पर जो NADH2 बने थे 2 मोल्स, क्योंकि नीचे की कहानी सब 2-2 मोल्स की है, तो यहां से भी एटीपी बनाए जा सकते हैं, 6 एटीपी बनाए जा सकते हैं। अगर ये मैलेट एस्पिरेट शटल के थ्रू होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होकर के एक ये एटीपी बना देगा। आपको पता है 1 NADH2 जो होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग कितना, 3 एटीपी बनाता है। तो यहां पर 2 हैं, तो 2 से कितनी एटीपी बन जाएंगी, 6। और नेट गेन पीछे कितना हुआ था, 2 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 एटीपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम ना ले, जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम ना ले, तब तक आप 8 आंसर नहीं लगाएंगे, ठीक है। या फिर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दे दे, ठीक है। हम लोग यूकैरियोटिक है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के समय पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है। तो एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस जो है वो क्या बना देती है, 2 नेट एटीपी बना देती है, और 2 NADH2 जो है वो जाकर के ETS में चले जाएंगे और ETS से 6 एटीपी वो बन जाएंगे, तो टोटल 8 एटीपी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी कंट्रोवर्सी हो जाती है जब सही से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन PgAl 3PgAl 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। 3PgAl will convert to 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, then 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एंड देन पायरुविक एसिड। तो आपको पता है यहां ऊपर सबके पास कितने कार्बन थे, 6 कार्बन की कहानी चल रही थी सबके पास, ठीक है। बट नीचे कितने कार्बन की कहानी है, जल्दी से बताओ। ये ट्रायोज फॉस्फेट नाम जहां पर लिखा है, आप देखो अपनी बुक में, ट्रायोज फॉस्फेट के नीचे सब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो आपको पता है 6 कार्बन से
3 कार्बन वाले प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। तो चाहे वो हम बात करें पायरुविक एसिड की तो वो भी 2 मोल्स है, चाहे हम 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड की या फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये सब के सब 2 मोल्स हैं। ये सब नीचे क्या है, 2 मोल्स है, ऊपर 1 मोल्स है। तो आपको पता चल गया। जल्दी से बताओ व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट गेन एटीपी का होता है, अगर हम NADH2 वाला भी जोड़ लें, ठीक है, तो 2 NADH2 अंदर जाकर के 6 एटीपी बना देंगे और 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो जो NADH2 बने हैं वो यूज हो जाते हैं, आगे चल के अभी बताएंगे, और 2 नेट गेन एटीपी का होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना, जैसा भी हो वैसा आप समझ लेना, ठीक है। नाउ तो हमने आपको ये बताया कि हमने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से पायरुविक एसिड बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमेशा ग्लूकोज से ही एनर्जी नहीं बनाते। कुछ ऑर्गेनिज्म को कभी प्रोटीन मिल गई तो प्रोटीन से भी बनाना पड़ सकता है। तो प्रोटीन से, प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, पायरुविक एसिड। आपको पता है अपनी कंट्री में एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, याद है ना, आम आदमी पार्टी। तो आम मतलब, आम आदमी मतलब अमीनो एसिड, पार्टी मतलब पायरुविक एसिड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और पायरुविक एसिड के थ्रू हमको आगे चल के एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने फैट लिया है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो फैट आपको पता है किससे बना होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना होता है। ग्लिसरॉल विल कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट। कैसे याद रखोगे, आपको पता है जीडी गोयन का एक स्कूल है, जीडी गोयन का स्कूल होता है ना आपके शहर में, जीडी गोयन का। तो जी फॉर ग्लिसरॉल, जी फॉर ग्लिसरॉल, डी फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो देखना जल्दी से बताओ, ग्लिसरॉल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और डाइहाइड्रोक्सी किसमें इंटर कर जाएगा, जल्दी से बताओ, इंटर कर जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। व्हाट अबाउट द फैटी एसिड, फैटी एसिड का क्या होने वाला है, क्या फैटी एसिड कैसे कन्वर्ट होगा, तो मैं कहूंगा फैटी एसिड जो होता है वो जाकर के एसिटिल कोएंजाइम ए में के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एंटर करेगा। देखो ये देखो, फैटी एसिड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम में। आपको पता है पायरुविक एसिड अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और किसमें कन्वर्ट होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस लिंक रिएक्शन के थ्रू। तो अगर फैटी एसिड इंटर करता है तो फैटी एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। इसके नाम में इसकी ट्रिक छिपी है, FA, फैटी एसिड मतलब एसिटिल कोएंजाइम में, फैटी एसिड मतलब एसिटिल कोएंजाइम में। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, जल्दी से बताओ, अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के थ्रू इंटर करना है तो कौन इंटर किया होगा, जी डी गोयन का मतलब जी मतलब ग्लिसरॉल, कौन इंटर किया होगा, ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को अगर इंटर करना है तो किसके थ्रू इंटर किया होगा, FA, फैटी एसिड मतलब एसिटिल कोएंजाइम में। अगर पायरुविक एसिड को अगर प्रोटीन को इंटर करना होगा तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो एसिड में। और फिर बताता हूं, आप मतलब आम आदमी पार्टी मतलब अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। ये मेटाबॉलिक फेट दिया हुआ है, ठीक है, आपके लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर में दिया हुआ है आपकी बुक में, आप इसको ध्यान से देख लेना। तो फिर से मैंने बताया कि इफ ग्लूकोज इज यूज एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, 3 PgAl and its isomer dihydroxyacetone phosphate, then 2 moles of 1,3 biphosphogylic acid, 3 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid and 2 phosphoenol pyruvic acid and then pyruvic acid। क्लियर है, तो इस तरह से ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जल्दी से बताओ, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है, जल्दी से बताओ, ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म, बताओ कहां पर होती है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। कितने स्टेप की चेन रिएक्शन है, 10 स्टेप की चेन रिएक्शन है, क्लियर ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेकिन ये जो एसिटिल कोएंजाइम है मैंने बताया है, ये एसिटिल कोएंजाइम है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है। अभी आपको बताता हूं कि किस तरह से इस पायरुविक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, चलो समझते हैं। पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन मिल जाती है
अगर ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये जो पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से बनेंगे NADH2, FADH2 और ATP। तो जो ATP है वो तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो NADH2 और FADH2 बनेंगे वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर चलती है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एक NADH2 जो होगा वो 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा और एक FADH2 जो होगा वो 2 ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा और इस तरह से ATP बन जाती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी है। CO2 जो है वो जब पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है तब वहां पर CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और क्रेब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद भी CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस तरह से CO2 रिलीज होता है और फिर कहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। मैंने कहा ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना तो ग्लाइकोलिसिस में होता है ना ही लिंक रिएक्शन जिसको अभी हम बताएंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वहां पर भी नहीं होता और ना ही क्रेब साइकिल में होता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल लास्ट स्टेप में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेप में, जब पांचवा कॉम्प्लेक्स आता है ATP सिंथेज। वो क्या करता है ऑक्सीजन H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वाटर बना देता है और साथ में ATP की सिंथेसिस कराता है। तो ऑक्सीजन ऑलवेज यूज्ड इन द लास्ट स्टेप, ऑक्सीजन ऑलवेज यूज्ड इन द लास्ट स्टेप, याद रखना। चलो ठीक है, बात करते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट का मतलब पायरुविक एसिड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो मैंने बताया पायरुविक एसिड का यूटिलाइजेशन दो तरीके के लिए है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी तो मैंने आपको बता दी और एनारोबिक रेस्पिरेशन ध्यान से समझना। एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर होता है, जब हमारी मसल्स में होता है ना, जब हम क्या करते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ऑक्सीजन इतना ज्यादा मिल नहीं पाता है, जल्दी जल्दी इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, एनारोबिक ब्रेकडाउन, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो जाती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड जो होता है एनारोबिकली ब्रेक होकर के लैक्टिक एसिड बना देता है, जिसकी वजह से क्रैम्प हो जाती है, थकान आती है। ठीक है, ये प्रोसेस बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर ईस्ट में बात करेंगे तो ईस्ट में होता है एल्कोहल फर्मेंटेशन, जहां पर पायरुविक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके निकाल देता है। किसकी प्रेजेंस में, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एस्टल्डिहाइड जो होता है फिर से रिड्यूस हो जाता है किसमें, एस्टल्डिहाइड विल रिड्यूस इनटू द इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और इसी स्टेप में NADH2 का भी इस्तेमाल हो जाता है और जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना करता था वहां पर भी NADH2 का इस्तेमाल हो जाता था, क्योंकि 2 मोल पायरुविक एसिड थे तो 2 मोल लैक्टिक एसिड के बनेंगे। आया समझ में, इसका मतलब दोनों मोल जो NADH2 बनते थे वहां पर कहां पर 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास। ठीक है, जब कहां पर देखो ये देखो PgEl से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता था तो उससे पहले क्या NADH2 बनता था, वो NADH2 इस्तेमाल हो जाता था कहां पर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जाकर के ये एनर्जी बना देता है। चलिए देखते हैं, ये जो कहानी मैंने बताई इसको आगे देखते हैं। लेट्स अंडरस्टूड। तो देखिए मैंने ये क्या लिखा हुआ है, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड में मैंने लिखा हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो मैं पहला लिखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। बताओ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर होता है, हमारी मसल्स में होता है एक्सरसाइज के समय और बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर वो देखो NADH2 जो बना था कहां पर बना था, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ऊपर 3PgAl और 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में जो बना था NADH2 यहां पर इस्तेमाल हुआ। आपने कहा सर वहां पर तो 2 मोल बने थे, कितने मोल बने थे, वहां पर तो 2 मोल बने थे। ये देखिए आपने कहा था कि ये 2 मोल की कहानी होती है तो 2 मोल NADH2 बनते हैं, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही मोल दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा पायरुविक एसिड भी तो आपने एक ही मोल लिया है, लेकिन अगर 2 मोल पायरुविक एसिड के ले लेंगे तो क्या होगा, 2 मोल लैक्टिक एसिड बन जाएंगे और 2 मोल NADH2 का इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह से ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपने देखा जो हमारी मसल्स में होता है एक्सरसाइज के समय, बैक्टीरियाज में होता है, यहाँ पर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम का नाम है
है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो था वो क्या था, एल्कोहल फर्मेंटेशन था, ये ईस्ट में होता था। यहां पर सबसे पहले पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। आपको पता है पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन है, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, और जब ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो एसिटल्डिहाइड के पास तो 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो एक कार्बन का क्या हुआ, एक कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया है, और एंजाइम का नाम है, कुछ नाम होगा जो डिकार्बोक्सिलेज से स्टार्ट होगा। इसका मतलब इस एंजाइम का नाम होगा पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। क्या नाम होगा, जल्दी से बताओ फटाफट, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। और फिर ये इसका रिडक्शन होगा फर्दर किसमें, C2H5OH इथाइल एल्कोहल में, और यहां पर इस्तेमाल होगा NADH2 का इस्तेमाल होगा। एंजाइम का नाम होगा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये देखिए पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एसिटल्डिहाइड के पास कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, और पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। इसका मतलब 3 कार्बन से 2 कार्बन बन रहा है, तो एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन ये देखो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। अगर आप बात करोगे नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं, ये देखो कौन सा एंजाइम था, उसका नाम था पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, मैंने अभी बताया था। अब एसिटल्डिहाइड जो होता है फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा, जल्दी से बताओ फटाफट, एसिटल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू इथाइल एल्कोहल। एंजाइम का नाम बताओ अगर आपको याद हो, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बताया था, और यहां पर क्या इस्तेमाल होता था, NADH2 का इस्तेमाल हो जाता था। किसका इस्तेमाल हो जाता था, ये देखो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बताया था, और NADH2 का इस्तेमाल बताया था। आप कहेंगे यहां पर भी वही कहानी है, एक NADH2 इस्तेमाल हो गया। अच्छा कुछ बच्चे दिमाग मत लगाना, आप ये मत कहना कि 2 NADH2 जो वहां पर बने थे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 PGA के बीच में, तो एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इधर ये प्रोसेस होगा या ये प्रोसेस होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो कहीं पर ये हो रहा होगा या तो कहीं पर ये हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि एक ही साथ ये दोनों सब कहानी चल रही होगी, ठीक है। मैंने कहा कि एक पायरुविक एसिड से एक NADH2 का इस्तेमाल, और हमने तो ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बनाए हैं, इसलिए दोनों के दोनों NADH2 का क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड का तो हम उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जरा एरोबिक रेस्पिरेशन की आउटलाइनिंग समझते हैं, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहली बात, ये जो पायरुविक एसिड है, दिस पायरुविक एसिड विल इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुविक एसिड एज सच कहां पर पहुंचेगा, सबसे पहले बात बताओ, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये किस में कहां पर पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन भी, डिकार्बोक्सिलेशन भी। ऑक्सीडेशन का मतलब H+ निकलेगा, और उस H+ को कौन पकड़ेगा, NAD+ पकड़ेगा। NAD+ जैसे H+ को पकड़ेगा क्या बनाएगा, NADH2। इसका मतलब जब पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर NADH2 भी बनेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इस स्टेप में पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने वाला है, किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, जल्दी से बताओ, एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन हैं और एसिटिल कोएंजाइम A के पास 2 कार्बन है। ये सारी कहानी कहां चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है। तो यहां से क्या निकलेगा, CO2 भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन एंजाइम का नाम हम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये देखो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज तो यूज कर चुके हैं। यहां पर हम NADH2 वाला एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, जो NAD+, मैंने बताया था NAD+ हाइड्रोजन निकाल लेकर के क्या बना देता है, NADH2 बना देता है। तो इस प्रोसेस यहां पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पायरुविक एसिड, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन तो वाटर का निकलना होता है, यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इस एंजाइम का नाम होगा पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना क्या नाम होगा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो देखो यहां पर जो पहला फैक्टर यूज हुआ वो क्या है, जल्दी से बताओ, NAD+ है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, लाइपोइक एसिड होता है। तीसरा क्या होता है, Mg+2 होता है। इसके बाद क्या होता है, जल्दी से बताओ, थियामीन पायरोफॉस्फेट होता है। यहां पर 5 फैक्टर इस रिएक्शन में यूज होते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं, देखते हैं जरा ये प्रोसेस, देख रहे हैं
ये पायरुविक एसिड है, ये साइटोप्लाज्म में था, ये कहां पर पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया है, एसिटिल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन है, जल्दी से बताओ, 3 कार्बन है। एसिटिल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो कितने कार्बन निकल गया, 1 निकल गया। इसमें मैंने बताया था 5 फैक्टर का इस्तेमाल होता था। पहला फैक्टर ये देखो, पहले फैक्टर का नाम लिखा है NAD+। दूसरे फैक्टर का नाम देख लो जल्दी से फटाफट, थियामीन पायरोफॉस्फेट। इसके बाद क्या है, लाइपोइक एसिड है। चौथे फैक्टर का नाम कोएंजाइम है और पांचवा क्या है, Mg+2। क्लियर है। ये कहां पर हो रही है प्रोसेस, जल्दी से बता दो। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहां पर हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर हो रहा है, ध्यान से समझना। जल्दी से बताओ, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं या एनेरोबिक, तो कहोगे एरोबिक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पायरुविक एसिड कहां पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड के पास कितने कार्बन थे, तो आप कहोगे 3 कार्बन। एसिटिल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 1 कार्बन का क्या हुआ, CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। इस एंजाइम का नाम हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों लिखा है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज क्यों नहीं लिखा है। मैंने ऑलरेडी बताया, मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का इस्तेमाल कर लिया है, नहीं लिखेंगे। ये देखो पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का इस्तेमाल कर चुके हैं, नहीं लिखेंगे। हम किसके रेफरेंस पर लिखेंगे, NADH2 के रेफरेंस पर लिखेंगे। इसी वजह से इसका नाम हो गया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बताओ इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को गेटवे रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये रिएक्शन कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद आ चुका होगा। ये देखो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसको हम गेटवे रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पायरुविक एसिड से क्या बना चुके हैं, पायरुविक एसिड को अंदर ले गए माइटोकॉन्ड्रिया के, और उसके अंदर क्या बन चुका है, जल्दी से बताओ फटाफट, एसिटिल कोएंजाइम में बन चुका है। और वो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर है। कि किस रिएक्शन के थ्रू हुआ है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन की वजह से हुआ था। कौन सा एंजाइम यहां पर इस्तेमाल किया, जल्दी से बताओ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। क्या पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज कहेंगे, नहीं कहेंगे। उसको कहां पर इस्तेमाल किया था, अल्कोहल फर्मेंटेशन में, जब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। बट यहां पर एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम है। चलो ठीक है, इतनी बात तो हो गई। हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए बनकर के तैयार है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए से कैसे बनाएंगे हम एनर्जी, तो पहले हमें एसिटिल कोएंजाइम को ब्रेक करना पड़ेगा। इससे ATP बनाएंगे, इससे FADH2 बनाएंगे, और इससे क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ फटाफट, इससे NADH2 बनाएंगे। और उन FADH2 और NADH2 को ETS में ले जाएंगे, जहां से उनसे एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट साइकिल, दिस इज क्रेब साइकिल, दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, सिट्रिक एसिड है। मैंने ट्रिक बताई थी, C6 आइसो O अल्फा, C6 आइसो, C6 आइसो। 3 लोग आए, उसने किससे बोला, अल्फा से बोला, O अल्फा। क्या बोला, सक्सीनिल से FMO, C6 आइसो O अल्फा, सक्सीनिल से FMO, C फॉर सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसो आइसोसिट्रिक एसिड, C6 आइसो O ऑक्सैलोसक्सेरिक एसिड। क्लियर, C6 आइसो O हो गया अल्फा, अल्फा मींस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सक्सीनिल कोएंजाइम में, से सक्सीनिक एसिड, F फ्यूमेरिक एसिड, M मैलिक एसिड। ठीक है, O ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के आपके सामने इंटरमीडिएट लिखे हैं। मैंने बताया सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सीनिल कोएंजाइम में सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मैंने बताया अगर एक मम्मी हो और उसके पास कई बच्चे हों, एक बच्चा गोरा हो, साफ सुथरा हो, तो अगर बाहर किसी से मिलने जाना होगा तो उसी बच्चे को लेके जाएगी, है ना। साफ सुथरा है तो उसको बाहर शो करेंगे। यहां पर यही है, यहां पर बहुत सारे एंजाइम हैं। ठीक है, देखो मैं एंजाइम की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, यहां पर सिट्रिक एसिड सिंथेज या सिट्रेट सिंथेज कहते हैं इसको।
आपकी बुक एनसीईआरटी में बहुत सारे एंजाइम्स का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर ये सिट्रेट सिंथेज के बारे में लिखा हुआ, सिट्रिक एसिड सिंथेज या सिट्रेट सिंथेज के बारे में लिखा है, इसको मैंने लिख दिया। जरा देखो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। एक्चुअली जो सक्सिनिक एसिड होता है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस कहां पर होता है? ये मैट्रिक्स पर ये स्टेप नहीं चलता है, ये वाला स्टेप इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर चलता है। याद रखना, which step takes place in the inner membrane of mitochondria, which step of Krebs cycle takes place in the inner membrane of mitochondria? तो आप कहेंगे सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर है ना? चलो ठीक है। ये सब याद करने के बाद जब कभी भी आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा I इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? mr² पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग चीजें होती है। अगर हम रेडियस को कांस्टेंट कर दें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। आपको पता है m के बाद क्या आता है? तो m के बाद n आता है। इसका मतलब आप याद रखना, I अल्फा m के बाद NaDH2 निकला, I अल्फा m के बाद NaDH2 निकलता है। तो देखो कहां पर है I? तो ये देखो I है, तो I के बाद क्या निकाल देंगे हम? NaDH2। I के बाद NaDH2 निकाल दिया। ये देखो I के बाद जब भी NaDH2 बनेगा तो वो NAD प्लस को तो ले लेगा। I अल्फा, ये देखो अल्फा है ना, तो अल्फा के बाद भी क्या बनेगा? जल्दी से बताओ फटाफट। NaDH2 बन जाएगा। अल्फा के बाद भी क्या बनेगा? NaDH2। किसकी क्या लेगा यहाँ पर? NAD प्लस। ठीक है, I अल्फा M, ये देखो M है, तो M के बाद भी क्या बनेगा? जल्दी से बताओ फटाफट। M के बाद भी बन जाएगा NaDH2। तो जल्दी से बताओ कहां पर NaDH2 बनता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, याद रखना। जल्दी से बताओ फटाफट। I अल्फा M के बाद, M के बाद ही तो N आता है ना, तो I अल्फा M के बाद क्या? NaDH2। I अल्फा M के बाद NaDH2। तो देखो I मतलब आइसोसिट्रिक एसिड के बाद भी NaDH2 बन रहा है। और जल्दी से बताओ फटाफट आगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद भी NaDH2 बन रहा है। M मैलिक एसिड के बाद भी क्या बन रहा है? NaDH2 बन रहा है। अब बात करते हैं F से पहले फ्यूमेरिक एसिड बनता है। F से पहले फ्यूमेरिक एसिड बनता है, ये FAD प्लस आएगा, FAD प्लस आएगा और यहाँ पर FADH2 बनाएगा। क्या बनाएगा? FADH2 बना देगा। ठीक है, अब बात करते हैं S और S के बीच में। S होता है मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक्चुअली में देखते हैं जरा, यहाँ पर एक GTP का मॉलिक्यूल आता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल आता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? GDP में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? GDP में। और जब ये GTP GDP में कन्वर्ट होता है तो यहां से रिलीज होता है एक फॉस्फेट, और उस फॉस्फेट को कौन पकड़ता है? ADP। और जब ADP उस फॉस्फेट को पकड़ेगा तो क्या बना देगा? जल्दी से बताओ। ATP बन जाता है। ठीक है, मैंने कहा GTP के पास GTP कन्वर्ट हुआ JDP में, एक फॉस्फेट कहाँ चला गया? एक फॉस्फेट जो था वो किसको मिला? ADP को मिला, और ADP ने क्या बना दिया? ATP बना दिया। दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमें डायरेक्ट एक ATP का इस्तेमाल, डायरेक्ट एक ATP बन जाती है। तो क्या आपको इतना समझ में आया होगा? मैं अब आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझना होगा ATP पूल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जो एक NaDH2 है वो अगर ETS में जाएगा तो कितने ATP बनाएगा, और एक FADH2 है वो अगर ATS में जाएगा तो कितने ATP बनाएगा और कैसे बनाएगा। ये देखो, ये मैंने बताया था ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड जाता है। ठीक है, पायरुविक एसिड आपको पता है यहाँ पर कितने ATP डायरेक्ट बने थे? तो आप बताएंगे 2 ATP यहाँ पर डायरेक्ट बन गए थे और 2 NaDH2 भी बन गए थे। ठीक है, इन NaDH2 को जाने के लिए या तो मैलेट एस्परेट सेटल है या तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल है। मान लिया फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, जैसे NaDH2, थोड़ी देर के लिए मैंने NaDH2 लिया। क्या लिया? NaDH2। तो NaDH2 किस में जाएगा? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है? FMNFES, इसको बोलते हैं NaDH2 डिहाइड्रोजनेज। तो यहां पर क्या होगा? ये जो NaDH2 है इट विल ऑक्सीडाइज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, H किधर चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से किधर की तरफ चला जाएगा? दोनों मेम्ब्रेन जो बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पे चला जाएगा। यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो आगे जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेकेंड को नहीं टच करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन कैरियर को मिलता है वो कैरियर पहले रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो वो रिड्यूस होता है, और जैसे ही वो उसी इलेक्ट्रॉन को आगे निकाल देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा ये दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, कहां से आए हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आए हैं, यूबिक्विनोन क्यू के पास आए हैं। अब यूबिक्विनोन क्यू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन जैसे ही यूबिक्विनोन क्यू ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स किसको दे दिया, थर्ड को दे दिया, तो वैसे ही क्या हो जाता है, यूबिक्विनोन क्यू ऑक्सीडाइज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड को हम बोलते हैं साइटोक्रोम Bc1। आप देख रहे होंगे जो यूबिक्विनोन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनर साइड प्रेजेंट है, जबकि साइटोक्रोम C जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल में आउटर साइड प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, जल्दी से ये मैट्रिक्स के प्रोटॉन किधर भेज दिए जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए साइटोक्रोम C से होते हुए कहां पर जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 पर जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम AA3। साइटोक्रोम AA3 नाम है, ठीक है। इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स थर्ड को क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर होते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ फिर से क्या होगा, H+ किधर के, मैट्रिक्स के H+ को खींच करके कहां भेज दिया जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पर भेज दिया जाएगा। इस तरह से हो क्या रहा है, यहां पर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पर प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मैट्रिक्स पर प्रोटॉन बहुत कम हो रहे हैं। देयर इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास NaDH2 की जगह अगर हमने FADH2 को ले रखा है तो क्या होगा, FADH2 अगर ले रखा है तो फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड का इस्तेमाल हुआ। कॉम्प्लेक्स सेकंड की वजह से क्या होगा, जल्दी से बताओ, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है आगे थर्ड की वजह से क्या करेगा, H+ पहुंचा देगा, और ये क्या होगा, जो FADH2 है, जो FADH2 है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल्दी से बताओ, FAD+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर कॉम्प्लेक्स जो सेकेंड है ये जाकर के आगे थर्ड की मदद से क्या कर रहा होगा, H+ इंटर कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके ये वाले H इधर जा रहे हैं, बात समझ लेना। तो जरा अगर हमने FADH2 को यूज किया है तो क्या यूज करेंगे फॉर FADH2, देखो अगर हमने NaDH2 का इस्तेमाल किया, पहले हम NaDH2 की बात करते हैं, तो NaDH2 के लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 आएगा, ये देखो कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स सेकंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेकंड फॉर FADH2 है। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, यूबिक्विनोन Q आएगा, यूबिक्विनोन Q के बाद क्या आने वाला है, कॉम्प्लेक्स थर्ड आएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद क्या आने वाला है, साइटोक्रोम C आएगा। ये देखो साइटोक्रोम C के बाद क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स 4 आएगा, और कॉम्प्लेक्स 4 के बाद कॉम्प्लेक्स 5 आएगा। अंतर सिर्फ यहां पर है, अगर मैंने FADH2 का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, FADH2 का, तो ये देखो FADH2 में क्या होने वाला है, FADH2 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स 2 होगा। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद क्या होगा, यूबिक्विनोन Q होगा, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, साइटोक्रोम C होगा, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4, देन कॉम्प्लेक्स 5 होगा। क्लियर? अच्छा तो ये बात तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जरा आगे। देखो तो जैसे ही प्रोटॉन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं, मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा प्रोटॉन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, ये जो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट को कंपनसेट करने के लिए वो कहां से, F0 F1 से अंदर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, कौन, 2H+, ऐसे करके, ठीक है। 2H नहीं, एक ATP बनाने के लिए वैसे 4H+ की जरूरत होती है, यह बात याद रखना। तो कौन कौन से पार्टिकल F0 F1 से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हुए आते हैं। जैसे ही H+ आता है तो यहां पर ऑक्सीजन पड़ा रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन चेन से आ ही रहा है, इससे मिलकर के क्या बन जाता है, जल्दी से बताओ, वाटर बन गया। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो आप कहोगे कॉम्प्लेक्स 5th,
कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जिसको एटीपी सिंथेज भी कहते हैं, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्लियर है? अब क्या होगा यहां पर, जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, कौन, कॉम्प्लेक्स 5 एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ करके क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। अब याद रखना, एक NADH2 मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनने वाले हैं, 3 एटीपी बनेंगे। और अगर हम बात करते हैं एक FADH2 मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनेंगे, एक FADH2 मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 एटीपी बनाएगा। याद रखना, फिर से बताओ जल्दी से, मैंने कहा कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कहां पर आया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया। किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में, लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसके बाद ये साइकिल चली, साइकिल में बाद मैंने बताया था I अल्फा M के बाद NADH2 बनता है, F से पहले FADH2 बनता है, और S के बीच में क्या बनता है, सब स्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, और यहां पर एटीपी का इस्तेमाल हो जाता है। जो बने हुए NADH2 है, FADH2 है, वो कहां पर जाते हैं, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट, किस पर, जल्दी से बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उस पर जाते हैं। अगर NADH2 है तो सबसे पहले किस पर जाएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसको FMN FES कहते हैं, NADH2 डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन Q के पास, फिर साइटोक्रोम BC1 जिसको कॉम्प्लेक्स थर्ड कहते हैं या साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं। उसके बाद साइटोक्रोम C पर जाएगा जो इनर मेम्ब्रेन में आउटर साइड प्रेजेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम AA3 मतलब कॉम्प्लेक्स 4 पर जाएगा, जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। इसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं। इस तरह से प्रोटॉन जो है, इन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, इनकी मदद से क्या होता है, जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां पर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो मैट्रिक्स में प्रोटॉन बहुत कम हो जाएंगे, और अगर प्रोटॉन बहुत कम हो जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। अब जो ज्यादा कंसंट्रेशन से प्रोटॉन कम कंसंट्रेशन की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो किसकी मदद से आएंगे, एटीपी सिंथेज F0 F1 पार्टिकल की मदद से आएंगे। ठीक है, कैसा डिफ्यूजन करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। H+ जैसे आया तो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, और H+ की मदद से क्या बना, वाटर। कौन एक्टिवेट हुआ, एटीपी सिंथेज। कौन एक्टिवेट हुआ, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एक्टिवेट होने का क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ेगा, क्या बनाएगा, एटीपी। क्या बनाएगा, एटीपी। याद रखना, जल्दी से बताओ, NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 3। NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 3। और FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। याद रखना आप। चलो अब हम थोड़ा सा इसको समराइज करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक एटीपी पूल समझ में आए। क्लियर? देखो, तो मैंने कहा हमने पढ़ा था क्या, हमने ग्लूकोज पढ़ा था। चलो ठीक है, ग्लूकोज के बाद क्या पढ़ा, ग्लूकोज के बाद हमने पढ़ा था 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड पढ़ा था। तो 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना दिए। जल्दी से बताओ यहां पर नेट गेन एटीपी का कितना हुआ था, आप कहोगे 2 एटीपी नेट गेन हुआ था। क्या हुआ था, 2 एटीपी नेट गेन हुआ था। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहां से NADH2 मॉलिक्यूल से, तो देखो 2 NADH2 मॉलिक्यूल भी निकले थे। कहां पर, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में निकले थे 2 NADH2 मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, अब ये पहुंचा कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर पहुंचा, जल्दी से बताओ, ये पायरुविक एसिड कहां पर पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कितने पायरुविक एसिड, 2। हम सारी चीजों में अब 2 का आगे करेंगे मल्टीप्लाई। हम एक पायरुविक एसिड से देख रहे हैं, 2 की कहानी जो होगी उसमें किया करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये पायरुविक एसिड कहां पर पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ था, जल्दी से बताओ, एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया था। याद होगा, और जब एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ था, इस रिएक्शन का नाम था लिंक रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम था पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मतलब यहां पर NADH2 मॉलिक्यूल निकला था। जल्दी बताओ कितना NADH2, एक पायरुविक एसिड से एक NADH2 निकला था। अब फिर इसके बाद ये थी क्या, क्रेब्स साइकिल थी। तो क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया था S और S के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था और एक एटीपी बनी थी। फिर मैंने बताया था सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड के बीच में एक FADH2 निकला था। कितना FADH2 निकला था, जल्दी से बताओ, एक FADH2 निकला था। और मैंने बताया था
आई अल्फा और एम, आई अल्फा एम से जो बाद, क्या आई अल्फा एम के बाद क्या निकले थे, जल्दी से बताओ, NADH2। तो कितने NADH2 हो गए, 3 NADH2 मॉलिक्यूल्स हो गए। याद रखो, ये मैंने कहा एक क्रेब साइकिल में, मैंने बताया वन साइकिल, कौन सी साइकिल, एक क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं। वन साइकिल में क्या होता है, वन पायरुविक एसिड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो क्या होता है एक साइकिल में, क्या होता है जल्दी से बताओ, कितने NADH2 बनते हैं, 3 NADH2 बनते हैं, 3 NADH2 बनते हैं। कहां पर बनते हैं, तो आप स्टेप याद रखो, कहां पर बनते हैं, आई अल्फा और एम के बाद, आई अल्फा एम के बाद बनते हैं। ठीक है, याद रखें 3 NADH2 और एक FADH2 भी बनता है, एक FADH2 भी बनता है। कहां पर बनता है, तो मैं कहूंगा फ्यूमेरिक एसिड से पहले, फ्यूमेरिक एसिड से पहले एक FADH2 भी बनता है और एक ATP भी बनता है। क्या बनता है, एक ATP बनता है। कहां पर बनता है, S और S के बीच में, सक्सीनिल कोएंजाइम और सक्सीनिक एसिड के बीच में जब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है तो कितना ATP बनता है, एक। अब बताओ 3 NADH2 मॉलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे, तो आप कहेंगे एक से अगर 3 बनता है तो 3 से कितने ATP बन जाएंगे, 9 ATP बन जाएंगे। एक FADH2 से कितने बनेंगे, 2 ATP बन जाएंगे और एक ATP तो ये यहां पर है ही। तो बताओ एक पायरुविक एसिड जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो कितने ATP बनाता है, तो कहेंगे 12 ATP बनाता है। कितने बनाता है, 12 ATP। तो क्या एक ही पायरुविक एसिड बना था, एक पायरुविक एसिड नहीं। अभी तो हमने एक, यहां पर एक बात गलत हो गई, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो ये हो गया, यहां पर गलत नहीं कहेंगे, पायरुविक एसिड है, ये वाला हमारा NADH2 छूट गया है। अब जरा देखना, आई अल्फा एम हमने क्रेब साइकिल के अंदर वाले तो जोड़ लिए, लेकिन एक एडिशनल कौन वाला जोड़ना है, जो कहां पर बन रहा था, जल्दी से बताओ, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A पर बन रहा था। अब एक NADH2 हमने ये वाला भी जोड़ लिया, NADH2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 3 ATP ये बन गए। तो बताओ 3 और 12 कितने होंगे, 15 ATP। तो जल्दी से बताओ फटाफट, एक पायरुविक एसिड से कितने ATP बना सकते हो, 15। एक पायरुविक एसिड से कितने ATP बना सकते हो, 15। कैसे, मैंने बताया कैलकुलेशन, आई अल्फा एम के बाद एक NADH2 है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A के बीच भी एक NADH2 है। टोटल NADH2 कितने हो गए, 4, और 4 से कितने बन गए, 12, और एक FADH2 से 2, 14, और एक ATP डायरेक्टली बन रहा है, मतलब 15 ATP बना सकते हो। तो बताओ पायरुविक एसिड फिर कितने, अरे 2 पायरुविक एसिड हैं। आपको इतना तो पता चल गया है कि एक पायरुविक एसिड से हम अगर 15 ATP बना सकते हैं तो 2 पायरुविक एसिड से कितना बनाएंगे, 2 पायरुविक एसिड से बना लेंगे हम कितने, 30 ATP बन जाएंगे। तो आप कहेंगे सर हमारे यहां तो लिखा है, हमारे बुक में जो लिखा है कि अगर 1 ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है तो 36 ATP बनाता है, आप 30 बता रहे हैं, ये क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, हम 30 नहीं बना रहे, हम बता रहे हैं कि जब 2 पायरुविक एसिड जब ऑक्सीडाइज होंगे तो वो 30 ATP बनाएंगे। तो आप 6 कहां से लाओगे, जरा देखते हैं। मैंने कहा 2 ATP तो ये यहां पर हैं। तो आपने कहा सर हमने 2 भी जोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा रहा हूं, किसको, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा रहा हूं। ग्लूकोज से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा, वाटर बनाऊंगा। ठीक है, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराऊंगा, तो 30 ATP तो हमने देख लिए। अच्छा, आपने कहा सर ये 2 ATP और हैं। मैंने कहा चलो 2 ATP भी रख दो। अब किसी ने कहा सर अभी भी 32 हो रहे, 36 तो हो ही नहीं रहे। मैंने कहा देखो ये 2 NADH2 भी तो है। किसी ने जोड़ा, किसी ने कहा सर 2 NADH2 जब अंदर जाएंगे तो 2 से कितने बन जाएंगे। मैंने कहा एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 2 से कितने बन जाएंगे, 6 ATP बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6 ATP। तो सर यहाँ पर 6 भी ऐड करिए, 6 ATP भी ऐड कर दिया। जब 6 ATP ऐड कर दिया तो यहां पर टोटल आ गया 38 ATP। सर ये क्या हुआ, कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई।
आपने 38 एटीपी लिखा है, हमारी बुक में तो 36 एटीपी लिखा है। मैंने कहा ऐसा नहीं बेटा, ध्यान से समझो, मैंने आपको इससे पहले कुछ शटल्स बताई थी, ध्यान से देखना। ये देखो, एक कौन सी शटल है, ये मैलेट एस्पिरेट शटल है और दूसरी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है। क्लियर? मैलेट एस्पिरेट शटल और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। वैसे जीपीएस आपको पता है, इधर उधर जाने के लिए जीपीएस चाहिए होता है। अगर आपको कोई एड्रेस पता नहीं है तो आप जीपीएस से लगा लेते हो एड्रेस को और पहुंच जाते हो। बताओ, जीपीएस को पैसे की जरूरत होती है। आपको कुछ सर ऐसा क्या, ये तो आप नया काम बता रहे हैं, जीपीएस को पैसे की कहां जरूरत है? मैंने कहा इंटरनेट रिचार्ज करवाते हो आप, डाटा डलवाते हो ना, वहां पर पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? और बिना डाटा के क्या आपका गूगल चलता है? क्या नहीं चलता ना, जीपीएस नहीं चलता। तो मैंने कहा इसमें पैसे लगते हैं। कह रहे सर ये क्या बात बता रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ बेटा, ये जो 2 NADH2 मॉलिक्यूल अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के अंदर पहुंचेंगे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होते हुए जाएंगे अंदर, तो ये NADH2 नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ एनर्जी इसकी खर्च हो जाएगी और ये FADH2 के फॉर्म में अंदर पहुंचेंगे। किस फॉर्म में पहुंचेंगे? FADH2 के फॉर्म में पहुंचेंगे। तो आप बताओ, यहां पर तो आप 6 एटीपी बना रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कितनी बन रही है? 4 बन रही है, क्योंकि FADH2 में कन्वर्ट हो गए तो एक FADH2 तो 2 एटीपी बनाता है, 2 एटीपी बनाता है। आया समझ में? तो 2 FADH2 कितनी बनाएंगे? 4। तो मैंने कहा यहां पर 6 एटीपी की जगह अब आपको 4 ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? 4 ऐड करना होगा। तो 4 देखो, ये जो 6 आपने ऐड करी है, तो ये कौन सी शटल के लिए ऐड करी है? अगर आप 6 ऐड करोगे तो ये मैलेट एस्पिरेट शटल के लिए आप ऐड कर सकते हो। किसके लिए? मैलेट एस्पिरेट शटल के लिए ऐड करोगे तो 30 एटीपी हो जाएंगी। अगर आप ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की बात करोगे तो 30 एटीपी वो जो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से बने थे, आया समझ में, प्लस 2 एटीपी जो डायरेक्टली थे, और जो 2 NADH2 ये जो बाहर थे, जीपीएस से जब अंदर गए, ये किस फॉर्म में गए? जल्दी से बताओ। ये जो आपको 6 एटीपी दिखाई दे रहे हैं, ये मैलेट एस्पिरेट शटल है, लेकिन अगर यही जीपीएस के थ्रू अंदर जाएंगे, मतलब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू अंदर जाएंगे, तो 2 FADH2 बनाएंगे और यही FADH2 से कितनी एटीपी बन जाएगी? 4 एटीपी। क्या बन जाएगी? क्या बनाएगी? 4 एटीपी बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अब आप ऐड करोगे 4 एटीपी। तो जल्दी से बताओ, ये 30 एटीपी कौन वाली है? मैंने कहा 30 एटीपी वो है जो हम 1 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड से क्या करते थे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते थे। 2 पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते थे। 1 पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बनती थी, तो 2 पायरुविक एसिड से कितनी बनती थी? 30। तो मैंने कहा ये हो गई। आपने पूछा सर ये 2 एटीपी कौन सी है? मैंने कहा 2 एटीपी वही है जो नेट गेन ऑफ एटीपी हुआ करता था ग्लाइकोलिसिस में, वही वाली 2 एटीपी है। आपने कहा सर ये 4 कौन सी है? मैंने कहा वही है जो 6 होनी चाहिए थी। 6 कौन सी? 2 NADH2 मॉलिक्यूल अगर मैलेट एस्पिरेट से अंदर जाते तो ये एज सच पहुंच जाते, एनर्जी का खर्च नहीं होता और 6 एटीपी बन जाती। अगर 6 एटीपी बन जाती तो इनको जोड़ करके कितना आता? 38 एटीपी आ जाती। आया समझ में? लेकिन होता क्या है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जब 2 NADH2 अंदर जाते हैं तो 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसकी कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और 2 FADH2 से बनते 4 एटीपी। तो यहां पर मैंने 4 एटीपी लिख दिया। अब इन सबको जोड़ोगे तो कितने एटीपी आएंगे? जल्दी से बताओ फटाफट। 36 एटीपी। तो आपने कहा सर ये बताइए, वहां पर हमारी बुक में ना तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का नाम लिया है, ना तो मैलेट एस्पिरेट शटल का नाम लिया है, 36 एटीपी लिख दिया। तो हम कैसे जानेंगे कि ग्लिसरॉल के लिए लिखना है या मैलेट एस्पिरेट के लिए? मैंने कहा बेटा ऐसे याद रखो। मैंने कहा सब जगह जिसको एड्रेस नहीं पता तो लोग आज एक दूसरे से पूछना नहीं चाहते हैं, जहां नहीं वहां जीपीएस लगा लेते हैं, जहां नहीं वहां जीपीएस लगा देते हैं। लोगों से पूछना अनकॉमन हो गया है। आया समझ में? लेकिन जीपीएस अब कॉमन हो गया है। इसका मतलब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इज द कॉमन टाइप ऑफ शटल व्हिच इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो होती है मोस्ट कॉमन शटल होती है, इस वजह से वो 36 लिखा है। तो आप कहोगे सर मैलेट एस्पिरेट शटल कहां पर पाई जाती है? मैंने कहा मैलेट एस्पिरेट शटल मतलब यमेस, बहुत ज्यादा मास है। बहुत बताओ, मास बहुत ज्यादा किसका? खली का है ना। मिस्ट खली का मास बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पर मैलेट एस्पिरेट शटल चलती है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। याद करने के लिए तो बताओ, खली के फॉर किडनी, एच फॉर हार्ट, एल फॉर लीवर। तो कहां पर पाई जाती है? जल्दी से बताओ। मैलेट एस्पिरेट शटल इज ओनली फाउंड इन, कहां पर? जल्दी से बताओ।
किडनी, हार्ट एंड लिवर। तो आपके लेवल पर इतना है, आगे चल के और पढ़ोगे और कहानियां बदलेंगी, सब कुछ सारी चीजें समझ में आएगी। तो मुझे लगता है एक बार हमें देख लेना चाहिए फटाफट 2 मिनट में, किसके लिए फटाफट पढ़ लेते हैं। ये जो हमने रेस्पिरेशन को रिवाइज किया है, पढ़ा है, इसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यस, तो देखिए जल्दी से आपके सामने स्लाइड है, आपको पढ़ना है, जल्दी से बताओ। मैंने यहाँ कहा कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सकते हैं, या फिर हम फैट को यूज कर सकते हैं, या फिर हम प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को यूज किया तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को पढ़ेंगे। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। मैंने कहा सिर्फ इसी को याद रखना, मैंने सारे बताए थे, अब सिर्फ वही बताऊंगा जो आपकी बुक में लिखा है। हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होता है, जल्दी से बताओ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कितनी एटीपी का इस्तेमाल होता है? एक एटीपी का इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें आइसोमराइज हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है। मैंने कहा जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, मतलब एक फॉस्फेट बढ़ गया है। पहले सिर्फ फर्स्ट पोजीशन 6 पोजीशन पर फॉस्फेट था, अब फर्स्ट पोजीशन पर भी आ गया। मैंने कहा एक एटीपी और आया होगा तभी तो उसने फॉस्फेट दिया, तो एक एटीपी का इस्तेमाल यहां पर हो गया। तो टोटल कितनी एटीपी बन गई? 2 एटीपी का इस्तेमाल हुआ, अभी बनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रायोस फॉस्फेट में। ट्रायोस फॉस्फेट का नाम क्या है? 3-PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये आइसोमराइज हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। किसमें आइसोमराइज होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में आइसोमराइज हो जाता है। जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल, अच्छा बताओ, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, आपको पता है ये किससे बन जाता है? ग्लिसरॉल से भी बन सकता है। किससे बनाता है? मैंने बताया था GD-GOAN का, याद होगा आपको। चलो मैं बात करता हूं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जल्दी से बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जैसे ही ये स्टेप होता है तो यहाँ पर कितनी NADH2 बनते हैं? आप कह देना क्योंकि 2-2 मोल का आगे स्टेप होने वाला, इसलिए 2 मोल से आप NADH2 बनेंगे। बताओ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या बना? जल्दी से बताओ। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक के बाद 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जैसे ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, मैंने कहा फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट कहां गया? किसी ने बताया सर उसको ADP ले गया। मैंने कहा ADP अगर फॉस्फेट को ले गया होगा तो ATP बनाया होगा। तो बताओ यहां पर कितने ATP बन गए? 2 ATP बन गए। फिर इसके बाद जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनेगा, और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। क्लियर है ना? अब बताओ 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से जैसे ही पायरुविक एसिड बना, मैंने कहा फॉस्फेट ग्रुप कहां गया? किसी ने कहा सर ADP ले गया। मैंने कहा अगर ADP ले गया तो उसने ATP बना दी होगी, तो यहां पर भी 2 ATP बनी। तो टोटल कितनी ATP बनी? 4। यूज कितनी हुई? 2। तो नेट गेन ATP का कितना हुआ? 2 का हुआ। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कहें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो ये जो NADH2 है, ये NADH2 है, ये मेलेटस्पिरेट शटल से अंदर पहुंच जाएगा। मेलेटस्पिरेट शटल से अगर अंदर पहुंचा, ठीक है, किडनी, हार्ट और लिवर के केस में, ठीक है, अदर के केस में क्या होगा? वो FADH2 बन जाएगा, तो 6 ATP हो जाएंगे। वैसे तो 8 है। तो जैसे ये जो 2 मोल्स ऑफ NADH2 है अंदर पहुंचेगा ETS में, 6 ATP बनाएगा। 6 + 2 टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा एरोबिक में। लेकिन एनारोबिक में ये जो NADH2 बनता है इसका इस्तेमाल हो जाता है, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन हो। आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? जल्दी से बताओ। पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड कहां पर पहुंचेगा? पायरुविक एसिड पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। कहां पर पहुंचेगा? अच्छा एक बात और बताते हैं। पायरुविक एसिड, हमने कहा कि हमेशा कोई कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ना खाता है। मैंने कहा किसी ने अगर प्रोटीन ली है तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगी। मैंने बताया था आम आदमी पार्टी, मतलब अमीनो एसिड जो होती है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। आपने कहा किसी ने सर हमेशा कोई प्रोटीन थोड़ा ना लेता है, कोई फैट भी ले सकता है। मैंने कहा फैट किससे बना होता है? आप कहोगे सर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। मैंने कहा GD-GOAN का याद करो। GD-GOAN का मतलब G फॉर ग्लिसरॉल, D फॉर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपने कहा सर आपने जो ग्लिसरॉल था उसको तो इंटर करा दिया, अगर फैटी एसिड को इंटर करना होगा तो वो किसमें पहुंचेगा? मैंने कहा फैटी एसिड के नाम में ही छिपा FA फॉर फैटी एसिड, A फॉर एसिटिल कोएंजाइम। तो फैटी एसिड जो होता है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर के क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है।
मैंने बताया था जैसे ही पायरुविक एसिड कहां पर पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता है। अच्छा ये वाला मैंने आपको बता दिया था, पायरुविक एसिड जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, फेटा पायरुविक एसिड की बात करते हैं तो पायरुविक एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? ये कहां पर, साइटोप्लाज्म में होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं हमारी मसल्स में होता है और बैक्टीरिया के अंदर होता है। यहां पर एक NADH2 का इस्तेमाल हो जाता है 1 मोल के लिए, लेकिन 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 NADH2 का इस्तेमाल हो जाएगा। एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। उधर की तरफ मैंने बताया था कि जो पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। अब एस्टल्डिहाइड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और यहाँ पर NADH2 का हो जाता है इस्तेमाल, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है तो 2 मोल NADH2 का इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह से ये मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन बता दिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये कौन सा फर्मेंटेशन था, जल्दी से बताओ। एल्कोहल फर्मेंटेशन था। ये एल्कोहल फर्मेंटेशन किसमें देखने को मिलता था, ईस्ट में देखने को मिलता था। एल्कोहल फर्मेंटेशन किसमें देखने को मिलता था, ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचता था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता था, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता था। फिर ये क्या करता था, CO2 निकालता था, NADH2 निकालता था। यहाँ पर 5 फैक्टर होते थे, एक का नाम था NAD+, एक का नाम था थियामीन पायरोफॉस्फेट, एक का नाम था Mg+2, एक का नाम था लाइपोइक एसिड। क्लियर? इस तरह से ये सारे के सारे फैक्टर एक कोएंजाइम में, तो 5 फैक्टर जो हो गए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता था पायरुविक एसिड। रिएक्शन का नाम होता था लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम होता था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में होता सिस आइसो अल्फा सक्सीनियो को से FMO मतलब सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिस एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सीनिक कोएंजाइम में सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, मैंने बताया था I अल्फा M के बाद क्या होता है, NADH2 निकलता है। F से पहले FADH2 निकलता है। S और S के बाद बीच में ATP निकलता है। मैंने बताया था कि इस पूरे स्टेप में अगर बात करें तो 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP बनता है। लेकिन अगर हम पायरुविक एसिड से जोड़ करके रखेंगे तो 1 ATP जो शुरुआत वाला है, जो यहां पर जब क्या बोलते हैं पायरुविक एसिड जब किसमें एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ था तो यहाँ वाला NADH2 भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया जब FADH2 यूज होगा तो पहला कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होगा FMNFES, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा। कॉम्प्लेक्स सेकंड का इस्तेमाल NADH2 के केस में नहीं किया जाता, उसके बाद यूबिक्विनोन है, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसको साइटोक्रोम B/C1 या साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं। साइटोक्रोम C किधर की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में आउटर साइड प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम AA3 कहते हैं। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, यहाँ पर 2 कॉपर सेंटर होते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन यहाँ पर आते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हुए वाटर बन जाता है। ऑक्सीजन का एक्सेप्शन हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट हो जाती है और ATP बन जाता है, ATP सिंथेस की प्रेजेंस में। क्लियर? इस तरह से मैंने बताया एक NADH2 से कितने, एक NADH2 से 3 ATP। अगर हम FADH2 का इस्तेमाल करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेकंड के बाद आगे के सारे कॉम्प्लेक्स सेकंड और आगे के सारे इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होगा और 2 एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने इस तरह से आपको एक ATP पूल के बारे में समझाया। ATP पूल बहुत ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैंने कहा अगर एक पायरुविक एसिड से आप जोड़ोगे तो यहाँ पर टोटल हमारे पास चार NADH2 के मॉलिक्यूल हो तो 12 ATP हो गए। 9 तो क्रेब साइकिल के अंदर और एक यहां पर होता है तो 12 ATP हो जाएंगे। ये देखो 9 ये और 3 ये 12 हो गए। और अगर बात करते हैं 2 FADH2 से क्या हो गए, 2 हो गए और एक डायरेक्ट वाला हो गया तो सबको जोड़ा कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन हमारे पास पायरुविक एसिड एक नहीं 2 मोल्स बने थे तो कितने हो गए जल्दी से बताओ 30 ATP हो जाएंगे। फिर 30 ATP 2 ATP डायरेक्ट वाले हो गए। 4 अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से NADH2 अंदर गया होगा तो 4 हो गए, तो टोटल 36 हो गए जो मोस्ट कॉमन है। और अगर मैलेट स्प्रेड शटल से जाएगा तो भी 38 ATP ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। नाउ द लास्ट थिंग, अब जो हमारे पास क्या है RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड होता है। आया समझ में, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। और CPF कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के लिए इसको याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है 1.0, ठीक है, प्रोटीन के लिए होता है 0.9 और फैट के लिए कितना होता है 0.7। क्लियर? इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया है, रिवीजन आपका फिनिश हो गया। आप NCERT रीड कर सकते हैं। थैंक यू।